जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं जो अपनी एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की भर्ती है उसके लिए पिछले साल का प्रीवियस ईयर पेपर का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। और ये प्रीवियस ईयर पेपर किसका होने वाला है? ये मैथ का होने वाला है और ये आपका पेपर आया था 10 जनवरी 2023 को, यानी कि इसी साल को ये एग्जाम हुआ था और ये आफ्टरनून शिफ्ट हम यहां पर कर रहे होंगे। देखिए, बहुत ही शानदार पेपर था। और आपको एक बात पता है कि अगर आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो 70 से 80% क्या होता है? 70 से 80% वही चीजें होती हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी गई होती हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से पढ़ लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, उनके बारे में सब कुछ जान लेते हो, आपको सॉल्यूशन आ गया उन सभी का, तो आप ये समझ लो कि 70 से 80% है वो आपकी तैयारी है वो हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं। वैसे मुझे पता है आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपके अंदर पहले ही मोटिवेशन बहुत ज्यादा भरा हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसको और किक दे देते हैं और मोटिवेशन बढ़ा देते हैं कि आपकी सोच आपके जीवन को तय करती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और अपनी तरफ से हर कार्य को पूरा करें। देखिए, सबसे पहली चीज यहां पर क्या है? सकारात्मक सोचना है। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करने लग जाते हैं कि मेरा नहीं हो पाएगा, मुझसे तैयारी नहीं हो पाएगी, रमेश का नहीं हुआ था तो मेरा नहीं होगा, यार वो इतना होशियार था उसी का नहीं हुआ तो मेरा नहीं होगा। ऐसा आपको कभी भी नहीं सोचना है। उन्होंने पता नहीं क्या गलती की थी, आपको गलतियां नहीं करनी है। आपको सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक रखना है कि हां, मैं मेहनत करूंगा और इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। पहली ये सकारात्मक सोच होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि जो भी आप सपना है, आपका क्या सपना है? एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आपका सपना क्या? फौजी बनने का। तो जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है ना, तो आप जो बेवजह की मूवीज देखते हो, वीडियोस देखते हो, रील्स देखते हो, उस समय पे आप अपने आप को फौजी बना हुआ समझ के और इमेजिन करने लग जाओ। उसके बाद देखो एक अलग मोटिवेशन मिलेगा, अलग तैयारी, एक अलग जोश मिल जाएगा। ठीक है, बड़े ही जोश से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे। ये बात नोट कर लेना। चलो, अब ये बात तो आपने नोट कर ली, मैंने यहां पर डेट भी बता दी है, एग्जाम टाइम भी आपको बता दिया है। ठीक है, और 1 घंटे का एग्जाम होता है ये भी आपको पता है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए, मैथ के क्वेश्चंस को सोल्व करने का एक सबसे आसान तरीका होता है कि आपको पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, फिर हमें आधा वहीं पे सोल्व हो जाता है क्योंकि हमें पता चल जाता है इसमें पूछा क्या है और हमें करना क्या है। क्या देखिए, क्या है कि सोनल और अर्जुन मिलकर एक कार्य को 57 दिनों में, अर्जुन और रोहन मिलकर 38 दिन में, रोहन और सोनल मिलकर 38 दिनों में पूरा करते हैं। तो सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब पता चल गया कि हमसे क्या पूछा है कि जो तीनों है ना, ये एक साथ मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए, क्या है? सोनल और अर्जुन है तो सोनल की जगह पे हम एस लिख लेते हैं, अर्जुन की जगह पे हमने ए लिख लिया है। सोनल और अर्जुन है, कितने दिन में पूरा करते हैं? 57 दिन में पूरा करते हैं। ओके, उसके बाद क्या है? अर्जुन और रोहन है तो ए प्लस आर है, वो कितने दिन में पूरा करते हैं? उनका दिया गया भाई 38 दिन में पूरा करते हैं। उसके बाद रोहन और सोनल है यानी आर और एस है, वो भी कितने दिन में पूरा करते हैं? 38 दिन में पूरा करते हैं। अब सबसे पहले क्या लेना है? अपने को एलसीएम लेना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। एलसीएम लेना है तो कितना हो जाएगा? इसका दुगुना हो जाएगा, 114 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, करके देखोगे तो 114 आएगा। 57 दूनी 114, 38 दिए 114, 38 दिए 114। ये क्या निकल के आ गया? अपना टोटल वर्क निकल के आ गया, कुल कार्य निकल के आ गया। इतना तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, कुल कार्य को हमने इतने दिनों से बात कर दिया तो 1 दिन का कार्य निकल के आ गया। तो 1 दिन का कार्य, इसमें देखिए 2 बार एस आ चुका है, 2 बार ए आ चुका है, 2 बार आर आ चुका है। यानी जो टोटल है 1 दिन में जो कार्य हो रहा है, 2 और 3 5 और 3 8, ये 8 कार्य हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है? सारे 2-2 हैं, हमें 1 बार का चाहिए तो 2-2 है तो 2 बार रख लेंगे। हमें क्या चाहिए? ए प्लस एस प्लस आर का 1 बार का चाहिए। ठीक है, तो 2 बार का है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर देंगे, 1 दिन का कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगर तीनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करते हैं? 4 काम करते हैं, इतना पता चल गया। और वैसे मैंने सिंपल भाषा में आपको बताया हुआ है कि यहां पर जो भी आए उसका आधा कर दो, या इसको डायरेक्ट 2 से भाग कर दो तो भी आधा ही होता है। ठीक है,
ये क्या हो गया, इनका एक दिन का काम हो गया। अब पूछा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। काम कितना है 114, काम कितना है 114, एक दिन में कितना काम होता है 4, तो 4 दूनी 8, क्योंकि 4 3 12 तो नहीं जाएगा, 11 है, 4 दूनी 8, 3 बच गया आपका यहां पर, तो 4 अंठे 32, ठीक है, 4 अंठे 32, उसके बाद 2 बच गया, 4 पंजे 20। और वैसे भी आप कर सकते थे, जैसे ही 28 आया किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, इसी में है, तो ये आंसर हो गया। और पूरा सोल्व करना चाहते हो तो पूरा भी सोल्व कर सकते हो। 28.5 दिन का समय है उनको लगने वाला, यानी 28.5 दिन का समय लगने वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इस बार क्या दे दिया गया, इस तरीके का दे दिया गया, तो आपको एलसीएम निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, यानी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एलसीएम, जो रटे रटाए एलसीएम होते हैं ना, वो आजकल पूछना कम कर दिया है उन्होंने, ठीक है, क्योंकि आप इस पेपर को देखोगे तो अब आपको पता चलेगा कि थोड़ी कैलकुलेटिव आने लग गई है सारी चीजें, कैलकुलेशन आपको थोड़ी करनी पड़ रही है। क्वेश्चंस बिल्कुल आसान था, ठीक है, जिसने थोड़ी सी मेहनत की हुई है आसानी से इसका आंसर निकाल देगा, बहुत ही आसान था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है। सबसे पहले ध्यान से पढ़ो कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आपको एक बात पता है कि कोई भी जो रेलगाड़ी है वो अगर पुल को पार करती है, तो पुल को पार करती है तो वो क्या करती है, स्वयं की लंबाई को प्लस में पुल की लंबाई को पार करती है, दोनों की लंबाई को पार करती है। खुद की लंबाई कितनी दी हुई है इसकी, 120 मीटर दी गई है, खुद की लंबाई है वो 120 मीटर दी गई है, लेकिन पुल की नहीं दी गई, क्योंकि हमसे पुल की लंबाई यहां पर पूछी गई है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, साथ में हमें क्या दी गई है, चाल दी गई है, स्पीड दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय अपना सेकंड में दिया गया है, तो इसको मीटर पर सेकंड में स्पीड बना लो, तो 60 को मीटर पर सेकंड में बनाना है, मीटर पर सेकंड में बनाना है। क्या बताया हुआ मैंने कि अगर बड़े से छोटा बनाना है तो ऊपर क्या लिखेंगे, छोटा 5/18 से गुना करेंगे, और अगर हमें बड़ा बनाना होता तो 18/5 से करते। भाई किलोमीटर से मीटर बना रहे हैं, क्या है, छोटा है, तो छोटा ऊपर रहेगा, अगर मीटर से हम किलोमीटर बना रहे होते तो बड़ा ऊपर होता, ठीक है, यही ट्रिक बताई हुई है। 6 × 18, 6 से काटेंगे 10 पे, 10 50/3 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई है, ठीक है। अब देखो यहां पर, यानी कि 1 सेकंड में वो 50/3 मीटर जाता है। अब क्या बोला गया है, पुल को पार करने में कितना समय लग रहा है, 18 सेकंड। जब एक है वो 50/3 मिनट का समय लगता है, तो 18 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, इसको 6 से काट देंगे और 50 छंगे 300, यानी 300 मीटर की दूरी उसने कुल तय की है, 300 मीटर की दूरी उसने कुल तय की है। उसमें से अगर हम रेलगाड़ी की लंबाई माइनस कर दे तो पुल की लंबाई आ जाएगी, तो इसमें से 120 माइनस कर दो, 180 मीटर की आ जाएगी, पुल की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। ये जितना बड़ा मैंने समझाने में आपको दिखाया ना, इतना बड़ा आप सोल्व करोगे तब नहीं है, ठीक है। यहां पर आपको छोटी छोटी बातें बतानी होती हैं, वरना इससे आसान कुछ नहीं है। अगर आपने हमसे पढ़ा होगा रेलगाड़ी वाला चैप्टर, तो इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, ये बात मेरी नोट कर लो, ये बहुत ही आसान है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, मैं आपको बता रहा हूं। समझ में आ गया ना कैसे हुआ, बस ये बात याद रखना, चाहे वो पुल को पार कर रही हो, चाहे किसी भी चीज को पार कर रही हो जिसकी थोड़ी लंबाई होती है, ज्यादातर क्या बोलेगा आपको, पुल बोलेगा, या कोई दूसरी ट्रेन बोलेगा, या प्लेटफॉर्म बोलेगा, यही 3 चीजें सबसे ज्यादा बार पूछता है। तो अगर इन तीनों को पार कर रहा है ना, तो खुद की लंबाई को भी पार करेगी, और साथ में क्या है, जो पुल की लंबाई होगी या किसी की लंबाई होगी उसको भी पार करेगी, ठीक है। लेकिन जैसे खंबे को पार करना बताया, आदमी को पार करना बताया, इस तरीके से आपको बताएगा, जिसकी बहुत कम होती है, रेल के कंपैरिजन में अपनी क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तो फिर क्या करना है, सिर्फ रेल खुद की लंबाई को ही पार करेगी, ऐसे करना है। चलो आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बाय मिस्टेक छूट गया, कोई बात नहीं, चलो इस पे चलते हैं कि एक कपड़े की दुकान ने, देखिए ध्यान से सुनना, सोल्व हो जाएगा, ध्यान से समझोगे सोल्व हो जाएगा। और अभी ये समझ लो कि पेपर की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये समझ लो कि पेपर ही चल रहा है, क्योंकि रियल पेपर है, ऐसा नहीं मैंने अपने मन से बनाया तो आप सोचोगे सर जी इतना इजी है, इतना हार्ड है, कुछ नहीं बोल सकते, ये रियल पेपर है। देखो क्या है कि एक कपड़े की लंबाई ने शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की,
रिवान छूट में 810 रुपए बचाना चाहता है, तो ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्टें खरीदनी चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट पर अंकित मूल्य 540 रुपए है। अब सबसे पहली चीज तो क्या बोलेगी कि वो छूट चाहता है, लेकिन कितने की चाहता है कि उसको टोटल है वो 810 रुपए की छूट मिल जाए। ये बात एक तो दिमाग में आ गई। दूसरा क्या है कि जो छूट है ना वो कितनी दी गई है, 30% की छूट दी गई है। कितने की? 30% की। और साथ में ये भी बता दिया गया है कि उसका अंकित मूल्य कितना है, 540 है। तो 540 रुपए अंकित मूल्य है, उस पे अगर 30% की छूट दे रहा है तो एक शर्ट पे कितने की छूट मिलेगी? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, यहां से करेंगे 4 3 12, 1 15 और 1 16, 162 रुपए की छूट मिल रही है। कितने रुपए की छूट मिल रही है भाई? 162 रुपए की छूट मिल रही है। अपने को छूट कितने की चाहिए? 810 की। जब एक पे 162 की मिल रही है तो 810 को हम 162 से भाग कर दें। इसको क्या करें? 162 से भाग कर दें, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। अब तरीका बताता हूं, देखिए कि सर जी इसको भाग देना बहुत मुश्किल है, तो आप काटोगे, फिर काटोगे तो भी बहुत बड़ा बन जाएगा। आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं कि यहां पर जो भी आंसर होगा ना उसको 2 से गुना करने पर 0 आना चाहिए। 6 को हम 2 से गुना करेंगे, 0 आ रहा? नहीं आ रहा, क्योंकि अगर नहीं आ रहा तो कटेगा ही नहीं पूरा पूरा। 2 को और 4 को गुना करेंगे, क्या आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। 8 को और 2 को आ रहा है? नहीं आ रहा, 16 होता है, नहीं आ रहा। 5 दूनी 10 आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। कितनी शर्टें खरीदी थी उसने? 5। गुना करके भी देख लो, 162 को अगर आप 5 से गुना करते हो तो कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, 30 और 1 31, 5 और 3 8, 810 हो गया। या डायरेक्ट भाग दे सकते हो तो और भी अच्छी बात है भाई, डायरेक्ट भाग दे सकते हो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, और अगर काटना चाहो तो काट के भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि काट के नहीं कर सकते। फिर आप 2 से काटोगे, 2 अंठे 16 है, 2 एकम 2, फिर इसको काटोगे। फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा और जल्दी करना है, 81 से काट दो, क्योंकि पता चल गया ना 81 आ रहा है। 81 2 से, 81 10 पे, 2 से काटो 5 पे, ऐसे भी जैसे दिल करे वैसे कर सकते हो। लेकिन ये क्या होता है, एग्जाम में जो मैंने तरीका बताया ना, ये एग्जाम में सोल्व करने का सबसे स्मार्ट तरीका होता है। आंसर चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहां पर आंसर दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया? ये थोड़ा स्मार्ट तरीका होता है, इससे जल्दी आंसर निकल जाता है, क्योंकि पेपर में अपने को समय बचाना होता है। 1 घंटे में चारों सब्जेक्ट आपको करने होते हैं। ये वाला देखो, लाभ वाला है कि एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन है को उपयोग में लाता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो सबसे पहली चीज देखिए क्या है कि एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है, यानी कि 100 रुपए का जो सामान है ना वो कितने में बेच रहा है दोस्तों? 112 रुपए में बेच रहा है। इसको ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है कि 100 का सामान है, 12% के लाभ पर बेच रहा है, तो मतलब 100 का सामान 112 में बेच रहा है। उसके बाद बोला लेकिन वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग में लाता है, यानी बेईमान दुकानदार है। ठीक है, नीचे चुंबक चिपका रखी है उसने, और उससे क्या होता है कि 15% कम वजन तोलता है। यानी किसी को 100 ग्राम दे रहा है ना, तो उसके स्थान पर वो क्या करता है? 85 ही तोलता है। समझ रहे हो? क्योंकि 15% कम तोलता है, तो 100 के स्थान पर कितना तोलता है? 85। अब देखो क्या है कि उसने सामान कितना दिया? सामान दिया उसने 85। जो भी उससे लेके गया है, ठीक है, जो भी लेके गया है उसके साथ जो सामान लेके गया है, उसने क्या किया? 85 सामान उसको दिया है, लेकिन रुपए कितने के लिए है? 112 के लिए है। तो आपसे पूछा लाभ प्रतिशत बताओ, तो पहले क्या है कि 85 112, अंतर देखो कितने का है भाई? 15 और 12 कितना हो गया? 27 का अंतर। 27 का लाभ कमा रहा है, लेकिन सामान जो दिया है उसी पे लाभ कमाएगा, तो उसने 85 दिया है। लेकिन ना यहां पर 100 करना है, ना यहां पर बटे में 112 करना है। क्यों? क्योंकि जो उसको लाभ होगा, जो उसने सामान दिया है ना, जो बेचा है, उसी पे तो लाभ होगा। और उसने कितना दिया है? 85 दिया है, तो 27 का लाभ हो रहा है कितने पे? 85 पे हो रहा है। और गुना में क्या आ जाएगा? अपना यहां पर 100 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बस आप काट लो, आंसर निकल जाएगा। 5 से काट लेते हैं, थोड़ा आसान बन जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 7 35, इसको 5 से काटेंगे, आ गया 20। ये कितना आ गया? 27 दूनी 54, 540 बटे 17 आ गया। अब भाग दो, 17 3 51, अब 3 किस में है?
अब ये दो तो आंसर नहीं हो सकता, आपको पता चल गया ये तो दो आंसर नहीं हो सकते। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी आई है तो आपको ये स्मार्ट अप्रोच अपनानी पड़ेगी जिससे आपका आंसर जल्दी निकले। ठीक है, वैसे तो आप पूरा भाग करके भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 17 × 51 हो गया, फिर आ गया 3, उसके बाद 51 इसमें से माइनस किया 3 और 30 आ गया। 17 दूनी 34, 2 पे नहीं जा रहा, 1 पे जाएगा 31, यानी 31 किस में है, इसमें भी नहीं है, तो यही आंसर हो गया। आगे आपको 7 से निकालने की भी जरूरत नहीं है। अगर दो में ऑप्शंस में 31 होता तब हम ट्राई करते, लेकिन अगर इतनी अच्छी खासी कैलकुलेशन देगा ना एसएससी एग्जाम के लिए, जीडी एग्जाम के लिए बहुत अच्छी कैलकुलेशन मानी जाती है। ठीक है, तो ऐसी देगा तो आपके लिए एक ही ऑप्शन देने वाला है। ठीक है, तो समझ में आ गया आंसर कैसे निकलना है। ओके, तो यहां पर क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है, चेक कर सकते हो। ओके, चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। क्या है कि 10 मीटर और 5 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होगी। अब देखिए क्या है कि ये इतनी मीटर की लंबाई दे देगी। ठीक है, कि भाई 10 मीटर और 5 मीटर है, एक लंबाई है, एक ऊंचाई है, ठीक है, एक चौड़ाई है। इसमें बता दिया गया है कि सबसे लंबा जो खंभा रखा जा सकता है। अब आप जहां पर भी बैठे हो, कमरे में बैठे होगे वैसे मोस्टली स्टूडेंट, तो इसमें सबसे लंबा खंभा कैसे रख सकते हैं, हम ऐसे रख सकते हैं जो ऊपर वाला कोना है और इससे इस नीचे वाले कोने में, यानी विपरीत वाले कोने के टॉप से जो दूसरी साइड में है उसका बॉटम तक, यह होगा सबसे लंबा खंभा जो इसमें रखा जा सकता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विकर्ण बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, विकर्ण बोला जाता है। बस विकर्ण निकालना है। जब 3 दिए हुए होते हैं, सबसे आसान आपके लिए क्या है, b² प्लस l² प्लस h² कर दीजिए, जो तीनों है उनका स्क्वायर करके लिख दीजिए। ठीक है, अब यहां पर क्या है, 10 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया, यहां पर 100 हो गया, 100 और 100 200, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, 225। तो रूट में 225 है, तो रूट में 225 किसका होता है, ये 15 का होता है। तो आंसर क्या आ गया, 15 आ गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, सबसे सिंपल है, ऐसे आ जाए, तीनों का स्क्वायर करके रूट लगा दो ऊपर, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये विकर्ण ही निकल जाएगा आपका और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15 मीटर। ठीक है, देख सकते हो यहां पर हमने कैसे किया। ओके, आसान था। अब आगे देखिए, आगे देखिए क्या है कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों, कि उन संख्याओं का है वो गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ और एलसीएम कितना है, 8 और 40 है। अब इसको देखते ही स्टूडेंट सोचने लग जाएंगे किन संख्याओं का निकालना है, हमारे पास तो संख्याएं नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको सिंपल एक फॉर्मूला है जो आपको पता है, क्या होता है कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या है, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, यही होता है। और दूसरी को ऐसे लिख लो, थोड़ा अच्छा दिखता है कि पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। ठीक है, बस अब क्या है, इन दोनों का गुणनफल बताना है। तो संख्या तो नहीं पता हमें, तो गुणनफल क्या है, इन दोनों का गुणा बताना है। तो इन दोनों का गुणा बताना है तो क्या कर दो, इन दोनों का गुणा कर दो, वो उसी के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों का गुणा इन दोनों के बराबर होता है। तो इन दोनों का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 8 गुना 40 गुना कर दो, 8 चौके कितना होता है 32 और 0 लगा दो, 320 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसके बाद बिल्कुल ही आसान है कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर निकल जाता है। लेकिन देख रहे हो एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चंस आते हैं। बाकी जो यूट्यूब पर आपको 20-20 घंटे पढ़ाया जाता है ना, वो उससे क्वेश्चंस आपको नहीं देखने के लिए मिलता, बहुत कम आते हैं। ठीक है, मैं समझ गए होंगे आप मैं किस चैप्टर की बात कर रहा हूं। नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया। ठीक है, अब देखो ये वाला, देखो चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निकालो। ठीक है, 4 साल वाला है, मैंने बोला ना कैलकुलेशन बहुत अच्छी आई है। पहले इसको निकालो, फिर मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूं। पहले इसको निकालो, फिर आपको एक बहुत ही शानदार तरीका बताया जाएगा। देखिए क्या है कि जॉन ने एक बैंक में 10% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ राशि उधार ली है। इसके लिए ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि संयोजित किया जाता है। ठीक है, यदि उसने 4 वर्ष के अंत में 21,961.50 का भुगतान किया है
तो अपना उधार चुका दिया उसने इतना भुगतान करके, तो उसने कितनी राशि उधार ली थी आपको बताना है। तो सबसे सिंपल तरीका तो क्या है अपना वही फॉर्मूला है ब्याज निकालने वाला, क्या कि अमाउंट बराबर P इंटू में 1 प्लस R बटे 100 और की पावर T। ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पहले इससे कर लेते हैं, इससे करवा देता हूं क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट इससे ही करते हैं। तो अमाउंट कितनी दी गई है 21,961.50 है। ये तो आपको प्रिंसिपल तो आपको बताना ही है। क्या करना भाई, प्रिंसिपल तो अपने को बताना है 1 प्लस R बटे 100। तो 1 प्लस R कितनी दी गई है 10 दी गई है, बटे में 100 है और टाइम कितने वर्ष का है 4 वर्ष का है। 0 से 0 काटेंगे तो 10 से कम 10 और एक 11 बटे 10 आ जाएगा। तो यानी इस पूरे के स्थान पर हम 11 बटे 10 लिख दें। 11 बटे 10 आ गया अपना, ठीक है 11 बटे 10 आ गया। अब देखिए क्या करना है, अब ये तो आपको निकालना ही है। तो क्या करेंगे भाई, जो इसका पावर 4 है और इसकी पावर 4 है तो इसकी पावर तो इसके बटे में आ जाएगी, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और अगर आपको पावर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देता हूं कैसे कर सकते हो आप इसको। कितना है आपका 21,961.50 है, इसकी पावर बटे में लानी है। कितनी याद है, जितनी याद है उतनी कर दो। 3 तो याद है 1331 हो गया, 11 की पावर 3 1331 और गुना में एक बार और कर लो, क्या क्योंकि 4 बार करना है तो ये 4 बार हो गया। या आप 4 बार 11 11 भी लिख सकते हो, उसमें थोड़ा और बड़ा बन जाएगा, ठीक है। और ये गुना में क्या है 10 की पावर 4 है, तो भाई 10 के आगे इसके आगे 4 जीरो लगा दो, आपका बन जाएगा। यहां से दशमलव हटाना है तो क्या कर दो भाई, बटे में 2 जीरो कर दो, क्योंकि 2 के बाद दशमलव है, हटा दिया हमने। इस 2 जीरो से क्या किया हमने, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये काट दिए। अब इससे काटो, मैं आपको बता रहा हूं आप काटोगे तब भी इतना ही आने वाला है। इससे आप पूरे से काटोगे तो ये 15 पे कट जाएगा और 15 को 1000 से गुना करोगे 15,000 आ जाएगा, ठीक है। अब काटोगे या आप, मैं समय वेस्ट नहीं करने वाला, मैंने आपको बता दिया है ये पूरे से 15 पे कट जाएगा, ठीक है। पूरे से काटोगे 15 पे कट जाएगा। उसके बाद क्या है 15 को 1000 से गुना किया 15,000 आ गया। तो अपने को यही बताना था कि ये कितना है, प्रिंसिपल कितना है, वो 15,000 आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। एक तो ये है, लेकिन इसमें ये आपको आसान क्यों लगा, क्योंकि मैंने ये डायरेक्ट काट के 15 आपको बता दिया, वरना आप काटोगे तो आपको इसमें थोड़ा समय लगने वाला है, ठीक है। लेकिन ये भी अपना बेसिक तरीका है, तब ये आंसर चेक कर सकते हो कितना है भाई 15,000 ही है, ऑप्शन नंबर सी है 15,000 ही। लेकिन दूसरा तरीका क्या है जिससे आप इसको कर सकते हो, उसमें क्या है, देखिए क्या है कि आपको पता है कि ये है 10 है, 10% है और बटे में 100 आएगा, आपको पता है 1 बटे 10 हो गया। इसका मतलब है कि ये 11 बटे 10 होने वाला है, ठीक है। क्या होने वाला है 11 बटे 10 होने वाला है। साल कितनी है 4 साल है, तो इसके भी पावर 4 होने वाली है, इसके भी पावर 4 होने वाली है। तो यहां पर आप कैसे ऐसे कर सकते हो कि इसका मान है ना ये है 11 की पावर 4 का मान ये है, तो 10 की पावर 4 का मान निकाल दो, बस कैलकुलेट करना है, आपका आंसर निकल के जाएगा 15,000। लेकिन उसमें भी थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये उनके लिए काम आता है जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी छोटी होती है ना, उसमें बहुत जल्दी आंसर निकल जाता है। लेकिन ये अपना सदाबहार है, आप इससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया। और मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होगा ना, उससे 30 दिन पहले अपनी क्या आएगी, मैथ्स में स्पीड बूस्टर क्लास आएगी, स्पीड बूस्टर सीरीज आएगी, ठीक है। उसमें बस आपको ट्रिक्स ही बताने वाला हूं। स्पीड बूस्टर जो सीरीज आएगी उसमें आपको ट्रिक्स ही बताऊंगा कि कितना भी शानदार क्वेश्चन आ जाए, कितना भी अच्छे लेवल का आ जाए, उसको आप कितना जल्दी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो सभी स्टूडेंट को समझ में तब आएगी जब आप पहले तैयारी कर चुके होगे, आपकी जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ये क्लासेस में करवा रहा हूँ, ये आप पढ़ चुके होगे, तभी आएगी समझ में डायरेक्ट, वरना फिर सर के ऊपर से चली जाएगी। क्योंकि उसमें ऐसा तो नहीं बिल्कुल बेसिक से नहीं बताऊंगा ना, फिर डायरेक्ट ही बताऊंगा। लेकिन आपको आता होगा सॉल्यूशन, तभी आप उसका डायरेक्ट, आपको पता है शॉर्ट ट्रिक्स कहां से बनती हैं, शॉर्ट ट्रिक्स इस बेसिक से बनती हैं। अगर आपने बेसिक अच्छे से सीख लिया तो वही से शॉर्ट ट्रिक आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है, तो वो बन जाती है। तो इसलिए वो 30 दिन पहले करवा देंगे ताकि मैथ में आपकी स्पीड बढ़ जाए। देखो क्या है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, कैलकुलेशन की वजह से क्वेश्चंस थोड़े कम अटेम्प्ट हो कर पाए थे स्टूडेंट, ठीक है। देखिए क्या है, 400 मीटर लंबी एक वर्ताकार दौड़ में
ए और बी एक ही बिंदु पर एक ही समय क्रमशः 10 मीटर पर सेकंड और 16 मीटर पर सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए वो आरंभ बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलने वाले हैं, ये आपको बताना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 400 मीटर लंबी है भाई, पहला है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है, तो कितने समय लगेगा, 40 सेकंड का समय उसको लगेगा। उसके बाद दूसरा है भाई 400 मीटर ही उसको करना है, वो 16 की स्पीड से जा रहा है, तो 16 दूनी क्या हो गया, 32 हो गया, और 16 पंजी 80 हो गया। इसको 25 का समय लगेगा। अब क्या करना, बस इन दोनों का एलसीएम निकाल लो और वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या करना है आपको, इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, आपका आंसर हो जाएगा। चलो निकालो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इन दोनों का, 200, ये आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भाई एलसीएम ये तो पता है ना, एलसीएम निकालना, ठीक है, ये तो पता होगा, बिल्कुल समझाया हुआ है मैंने। बस 40 और 25 का एलसीएम निकालो, वही आंसर हो गया, 200 आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला लग रहा होगा सर जी कैसा है, बहुत ही आसान है। इतना आसान मुझे नहीं लगता देना चाहिए, लेकिन ये दिया गया था पेपर में तो इसलिए दिखा रहा हूं मैं आपको। क्या कि ए बी है वो 5 और 6 के अनुपात में है, बी सी है और 6 और 7 के अनुपात में है। ये सबसे आसान कैसे हो गया मैं आपको बताता हूं। ए बी सी, ए बी का अनुपात कितना दिया गया है, 5 और 6 दिया गया है। यहां पर भी बी का अनुपात 6 दे दिया गया। अगर सेम सेम होता है कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस आगे सी का लिख दो 7। क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस अगर दोनों भाई बी का यहां पर भी 6 दिया गया, यहां पर भी 6 दिया गया, तो 6 लिख दो। आप अपने को वो नहीं करना कि यहां पर ए बी सी का अलग अलग निकालना पड़ेगा, वो नहीं करना, बस डायरेक्ट 5 से 7 हो गया। अब क्या पूछा है, ए प्लस बी जोड़ो भाई, कितना है, 11 आ गया। दूसरा अनुपात क्या है, बी और सी जोड़ो, 13 आ गया। उसके बाद क्या, सी और ए जोड़ो, कितना आ गया, 12 आ गया। 11 13 12, 11 13 12, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान, क्या है, बिल्कुल आसान, देख सकते हो आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे करना है। और ये है, आपको ऐसे नहीं करना, कुछ स्टूडेंट ऐसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने रटा हुआ है तो वैसे कर लेंगे फिर कि 5 6 आ गया, उसके बाद यहां पर 6 7 लिखेंगे, फिर इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, यहां से आ गया 30, यहां से आ गया 36 और यहां से आ गया 42। ठीक है, फिर इसको 6 से काट लो, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 5 6 7 आ गया। और आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। ये क्यों लिख सकते हैं, जब बी का दोनों जगह सेम लिखा हुआ तब आपको लिख सकते हो डायरेक्ट, आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए रटो मत, समझ लो चीजों को। ठीक है, और समझाया कहां जाता है, प्रवीण कटारिया क्लासेज पे। ये देखो क्या है, एक डीलर अपने माल का क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, फिर वह उस पर 20% की छूट देता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। अब क्या किया भाई, क्या है, अपने क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, यानी 100 रुपए उसका क्रय मूल्य है, 15% अधिक अंकित करता है, तो कितना करता है, 15 करता है, 115 हो गया। फिर उस पर 20% की छूट देता है, अब इसके पे 20% की छूट देता है, तो क्या हो जाएगा, 1/5 की छूट दे रहा है, इसका मतलब है 5 दूनी 10, 5 3 15, 23 रुपए की छूट दे रहा है। इसमें से 23 रुपए अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये यहां से अगर करेंगे तो कितना बन जाएगा, इसमें से 15 तो ये हो गया, ठीक है, 15 तो ये हो गया, और 8 और कितना आ गया, 92 में बेच रहा है मतलब। ठीक है, तो 100 में खरीदा, 92 में बेचा, 8 रुपए लॉस में ले रहा है। प्रतिशत निकालना है तो 100 का 8% क्या होगा, 8 क्या होगा, 8% ही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नहीं समझ में आया उसको बता देता हूं भाई, 100 रुपए में खरीदता है, 15 रुपए अधिक अंकित करता है, तो क्या हुआ, 115। अब क्या कर रहा है, 20% की छूट दे रहा है, 20% की छूट हो जाएगी आपकी 23 रुपए हो जाएगी। इसमें से 23 माइनस करोगे, कितना आ गया, 92। 100 में खरीदा, 92 में बेचा है, यानी 8 रुपए का क्या हुआ, उसको हानि हो गई, क्योंकि ज्यादा में खरीदा कम में बेचा, हानि हो गई है। और यहाँ पर डायरेक्ट हानि बोली है, लाभ का तो कोई चक्कर भी नहीं है। तो 8 की हानि है कितने में, 100 में से, प्रतिशत के लिए 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 8% आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता इतनी है, यदि उसके आधार का व्यास इतना है तो उसकी गहराई ज्ञात कीजिए।
ठीक है, बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मैंने कुछ दिन पहले ही आपको समझाया था इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो बेलन का आयतन दिया गया है, ठीक है, बेलन की क्षमता दी गई है इतनी है, यदि आधार का व्यास इतना है तो गहराई ज्ञात करनी है। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। क्या भाई, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका पाई आर स्क्वायर एच है, ठीक है, इसका मान कितना दिया गया है, 5632 दिया गया है। पाई का मान लिख दो 22/7। आर क्या होती है, रेडियस होती है, ये व्यास दिया गया है, इसका आधा, व्यास का आधा क्या होता है, रेडियस, तो कितनी हो जाएगी 8, 8 गुना 8, एच का मान अपने को निकालना है, बराबर कितना है, 5632 है। ठीक है, तो अब क्या कर दो, इधर सिर्फ क्या रखना है अपने को, एच एच रखना है, बाकी सारा उधर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे जाएगा, तो 22 गुना 8 गुना 8, और नीचे वाला ऊपर 7 है, वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आप इसको काट सकते हो, पहले 2 से काट लेते हैं, बहुत आसान बन जाएगा। वैसे 8 से काट दो, 8 है 7 है 56, और 8 चौके 32, सॉरी 8 चौके 32, फिर 8 से काट दो, अंठे अंठे 64, अंठे अंठे 64। ठीक है, उसके बाद 22 से काट दो, 22 चौके 28, और 4 गुना 7 कितना हो गया, 28 हो गया, 28 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, ऐसे करना है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कि बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार है, वो एक महीने में 80 किलोग्राम से 64 हो गया, तो उसके भार में कितने की कमी हुई है। भाई 80 से कितना हो गया, 64 हो गया, यानी कितना कम हो गया, 16 कम हो गया। 16 कम हुआ है कितने में से, 80 में से, कितना कम हुआ है प्रतिशत में, 16 पंजे 80, 5 से घटा 20 पे, 20% क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कितना कम हुआ है, 20% हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। इससे आसान कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर जी ये पेपर में नहीं आता, भाई पेपर का ही है, इतना आसान पेपर नहीं बनता, पेपर ही बना है। ठीक है, पेपर में आपको पहले बता चुका हूं कि 40% इजी क्वेश्चंस होते हैं, 40% मॉडरेट होते हैं, 20% अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये इजी लेवल वाले में से है। अगला क्वेश्चन देखो, और भाई पेपर चेक कर सकते हो, मैं अपने टेलीग्राम पे इस पेपर को भी शेयर करने वाला हूं, और आपके पास पेपर है तो आप पेपर चेक कर सकते हो, जिनको इजी लगता है। अरे इजी लगता है इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। ये देखो कि संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 25% की कमी की जाती है, इस प्रकार बनने वाली नई संख्या क्या होगी। एक तो सिंपल तरीका ये है कि 350 में 20% की वृद्धि करो, फिर उसमें 25% की कमी करो। दूसरा तरीका अपना कौन सा है कि भाई 350 है, 20% की वृद्धि हो रही है, मतलब 120 बन गया, प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 कर दिया। उसके बाद 25% की कमी कर रहा है, तो 100 में से माइनस करके लिखेंगे, और प्रतिशत हटाने के लिए 100 लिखेंगे। बस काट दो, आंसर निकल जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 25 3 75, 25 चौके 100, 4 3 12, 3 3 9, 35 गुना 9 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट में 5 किसमें है, 315 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 315 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर है 315। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया है। ठीक है, बस एक ये तरीका है, एक वो तरीका है। उससे करना चाहो आप उससे भी कर सकते हो। भाई 350 है, उसका 20% वृद्धि की, कितना आ गया, 70 आ गया, तो कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। उसमें से 25% की कमी करनी है। 25 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 25 का मतलब होता है 1/4, तो इसको 4 से भाग कर दो, पता चल जाएगा। 4 एकम 4, 105 कम कर दो, 105 कम करोगे 315 ही आएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपका दिल करे आप कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन देखे क्या है, कि यदि 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 है, यदि एक वस्तु का मूल्य 35 है, तो शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका क्या है भाई, 10 वस्तुएं हैं, 89 है, तो कितना हो गया, 890 हो गया। ठीक है, एक वस्तु का 35 है, इसमें से 35 से माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, यहां से आ गया 5, यहां से आ गया 5, और यहां से क्या आ गया भाई, अपना 8 ही आ गया। ठीक है, पहले वस्तु 10 थी, अब क्या हो गया, 9 हो गया, तो 855 को है वो 9 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 9 नाम 81, ठीक है 81, उसके बाद कितना बच गया, 45, 9 पंजे 45, कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है आंसर, है पेपर का क्वेश्चन है। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। भाई 35 है, कितना था, सभी का एवरेज 89 था,
89 था, उसमें से 35 क्या हो गया, कम हो गया। तो कितना यहां पर छोड़ के जा रहा है वो 4, ठीक है, कितना आगे छोड़ के जा रहा है भाई 4, ये हो गया, और उसके अलावा 4 तो इधर से हो गया, 5 इधर से हो गया, 54 आ गया। 54 छोड़ के जा रहा है, लेकिन कितनी वस्तुओं में, 9 वस्तुओं में। तो एक वस्तु में कितना बढ़ जाएगा, 6 औसत। तो 89 में 6 जोड़ लो, 95 आएगा। आप ऐसे कर सकते हो, दोनों तरीके हैं, जिस स्टूडेंट के दिमाग में जो भी आए आप आंसर निकाल सकते हो। बाकी बिल्कुल बेसिक से मैं क्लास में आपको समझाता हूं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है, कैलकुलेशन है, अच्छी खासी कैलकुलेशन आपको इसमें करनी पड़ेगी, करिए, वरना बिल्कुल अपना सिंपल वाला तरीका है उसी से कर लेते हैं, उससे आसान बन जाएगा अगर थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो आप। कि 1.5 वर्ष के लिए क्या है, 8% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर 228 का है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है और साधारण ब्याज की गणना वो वार्षिक रूप से होती है। साधारण ब्याज की तो आप कैसे भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मान लो अपनी राशि ये थी भाई, अर्धवार्षिक संयोजित होती है तो 1.5 में 3 साल बन जाएगी, तो इसलिए अपने को 3 गोले बनाने पड़ेंगे। ओके, ये क्या हो जाएगा, ये सिर्फ साधारण ब्याज हो जाएगा, पहले साल के ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, उसके बाद दूसरे साल के ब्याज पर ब्याज, और ये जो ब्याज मिला था उस पे ब्याज, ठीक है। लेकिन क्या है, दर कितनी दी गई है, 8% दी गई है, लेकिन ये वार्षिक है, अर्धवार्षिक करेंगे तो आधी हो जाएगी 4%, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 4% हो जाएगी। अब देखो यहां से, ठीक है, ये इसको करने की आवश्यकता नहीं है, लिखने की भी आवश्यकता नहीं। अब क्या है, 4% है। अब देखो 4% है, तो मान लो अगर अपना ये 100 है, तो यहां पर क्या आएगा, 4 आएगा, यहां पर भी 4 आएगा, यहां पर भी 4 आएगा, क्योंकि ये भी 100 है, फिर ये भी 100 है, ये 4 हो गया। इधर क्या आएगा भाई, ये ब्याज पर ब्याज लगा है, तो 4 का 4% कितना होगा, 0.16 होने वाला है। और अंतर क्या होता है, मैंने बताया हुआ है कि भाई ये ऊपर वाला तो सेम रहेगा, ये नीचे वाला वो ये अंतर होता है। 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 0.16, 12.16 ये अंतर है, ठीक है, प्रतिशत में। और रुपए में कितना दिया गया है, 228। इसका मतलब है इसका मान कितना दिया गया है, 228 दिया गया है, तो इसके बराबर क्या है, 228 है। एक का मान निकालेंगे, इसके बड़े में 12.16 लिखेंगे। अपने को इसका 100 का मान निकालना है, तो 100 का निकालेंगे, गुना में 100 कर देंगे, ठीक है। कितना समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को, जिसने क्लास ली होगी चक्रवृद्धि ब्याज वाला अच्छे से पढ़ा होगा उसको समझ में आएगा। 2 दशमलव आपको यहां से भी हटाने हैं, मैं इसको हटा देता हूं एक बार, 2 दशमलव हटाने हैं तो ऊपर भी क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यहां से अपना क्या हो गया, दशमलव हट गया, ठीक है। बस अब क्या करना है, काट दो इसको, 4 से काटो, 4 3 12, 4 चौके 16, इसको 4 से काटो, 4 5 20, 4 7 28, ठीक है। उसके बाद किसी से कट रहा है, उसके बाद किसी से कट रहा है क्या, ठीक है, कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो चलो इसको 2 से काट लेते हैं, थोड़ा छोटा बन जाएगा अपना ये, ठीक है। वैसे इससे कट जाना चाहिए, 3 से कट रहा है क्या, 3 नाम 27, 3 से तो नहीं कट रहा, ठीक है। 19 से 19 से कट जाएगा, 19 30 57, इसको काटेंगे, 19 से कम 19, कितना बच गया, यहां पर 11, 144, ठीक है, 19 छिके 144, ये हो गया 16 पे। और कट रहा है, 4 चौके 16, 4 से काटो 25 पे, और इसको 4 से काटो 25 पे, 25 गुना 25 625, 625 को 3 से गुना कर लो, 625 गुना 3 कितना हो जाएगा, 5 3 15, और 3 दूनी 6, और 1 7, ठीक है, और 18, यानी 1875 आ गया। कितना आ गया, 1875 आ गया, 1875 वो इसका मान आ गया। ये क्या है, लेकिन 4% है, किसका, इसका, अपने को इसका मान निकालना है ना, तो 4% का मान ये 100% का निकाल दो, कितना है, 1875 है, वो 4% है, तो बटे में 4 करो और गुना में 100 करो, इसको काटो 25, इसको गुना करेंगे, इकाई का अंक 5 आएगा, इसमें इसी में, यही आंसर हो गया। बाकी और कुछ नहीं करना, गुना भी नहीं करनी, क्योंकि 1875 को 25 से गुना करेंगे, गुना बहुत बड़ी बन जाएगी, अपने को गुना नहीं करना, इकाई का अंक देख लिया 5 है, इसी में है, बाकी किसी में नहीं, आंसर हो गया। चलो आंसर भी चेक करवा देता हूं, आंसर डी ही है, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से आप कर सकते हो इसको, अच्छा क्वेश्चन था ये।
ये देखो क्वेश्चंस, ठीक है, ये बहुत छोटी सी क्लास में हम समझाते हैं और यहां से पेपर में क्वेश्चंस आता है। देखो क्या है कि 5 और 3 के चौथे समानुपाती और 7 और 13 के तीसरे समानुपाती के बीच अनुपात क्या होगा। यहां पर भाई 7, 5 और 3 है, ये 7 है, ठीक है, पर्सन नंबर 7 नहीं, ये यहां पर 7 है, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं, यहां से यहां लिख देता हूं 7, 5 और 3 के चौथे समानुपाती के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चौथा समानुपाती कैसे निकालते हैं, फिर आपको पता होना चाहिए कि तीसरा समानुपाती कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चौथा समानुपाती निकालने का मैं आपको बता देता हूं पहले चौथा समानुपाती कि चौथा समानुपाती कैसे निकालते हैं। उसका फॉर्मूला होता है आपका BC बटे में A होता है, ठीक है। B और C लिखो, 5 और 3, 5 गुना 3 और बटे में क्या होता है आपका A होता है, वो कितना है 7 है, ओके। तो 15/7 हो गया, कितना हो गया 15/7 हो गया। दूसरा क्या है तृतीय, जो तीसरा निकाला जाता है या तृतीय निकाला जाता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है B² बटे में A होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। B कितना है 13 का स्क्वायर यानी 2 बार गुना कर दो और बटे में A कितना है 7 है, तो इसका जगह पे क्या लिख सकते हैं 169, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब इन दोनों का अनुपात पूछा है तो 15/7 अनुपात में 169/7 बटे में 7 है तो दोनों हट जाएंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 15:169, 15:169 ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। कैसे करना है, कुछ नहीं करना, आपको पता होना चाहिए कि चौथा समानुपाती कैसे निकालते हैं और तीसरा समानुपाती कैसे निकालते हैं। याद कर लो B गुना C बटे A, ठीक है, ये इससे चौथा निकलता है और B² बटे A इससे तीसरा निकलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का पहले भी आया था, दोबारा भी आ रहा है, देख लो 2 क्वेश्चन आते हैं। A और B है, एक काम को अलग अलग क्रम से 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो लिखो A और B है, A है 10 दिन में, B है वो 15 दिन में करता है। एलसीएम आ गया 60 नहीं 30 ही आ जाएगा भाई इनका, तो 30 कितना आ गया 3 और 2, ये इनकी काम करने की क्षमता आ गई। उसके बाद क्या है, B अकेले 3 दिन तक कार्य करता है, B एक दिन में 2 काम करता है तो 3 दिन में 6 काम करेगा, 30 में से 6 काम कर दिया, कितना बच गया 24 काम बच गया। फिर वह कार्य छोड़ देता है, B ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य A करता है। A एक दिन में 3 काम करता है तो बचे हुए काम को 8 दिन में पूरा कर देगा। यही पूछा था कि शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, 8 दिन में होगा। टाइम एंड वर्क बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया हुआ है, पढ़ लो, ठीक है, क्लासेज यूट्यूब पर अवेलेबल है, पढ़ लो। अगला क्वेश्चन है कि एक बस स्टेशन P से Q तक 70 किलोमीटर की चाल से और Q से P तक 90 किलोमीटर की चाल से जाती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी। औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, मैंने क्या बताया हुआ है कि औसत चाल कैसे निकालते हैं। औसत चाल बहुत ही शानदार फॉर्मूला है कि 2 गुना पहली चाल गुना में दूसरी चाल, ठीक है, और बटे में पहली प्लस में दूसरी चाल, ये अपना फॉर्मूला होता है। तो लिखो 2 गुना में 70 पहली है, दूसरी 90 है, दोनों को जोड़ के लिखेंगे कितना आ गया 160 आ गया। इसको काटेंगे तो कितने पे जाएगा 80 पे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 साते कितना हो गया 63 यानी 630 बटे में 8। अब करो 8 64, 8 पे नहीं जा रहा, 8 7 56 आ गया, 7 पे गया, ये 2 आंसर नहीं हो सकते, ठीक है। और 56 कितना बच गया आपका यहां पर 7, 9 7 63, 7 पे जाएगा नहीं यार, 8 7 56, उसके बाद 7 बच गया 70, ठीक है, 8 64, 8 9 63, 8 64, 8 पे जा रहा है, 8 पे जाएगा, किसमें है ऑप्शन नंबर बी में, आंसर हो गया, ठीक है, आंसर देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया। वैसे पूरा करना चाहो पूरा कर सकते हो, कैलकुलेट करना चाहो और कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने क्या बताया आपको, अपने को जल्दी आंसर कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है, ये एग्जाम में है, ठीक है। तो ये अपना पेपर था, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। कौन से चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।